नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत सहभागिता है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो उत्तर भारत और मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा प्रॉपर 10 दिनों तक। पहले ही बता देता हूँ ऐसा, ताकि आपका समय खराब ना हो। शुष्क मौसम बताऊँगा उत्तर भारत और मध्य भारत में 10 दिनों तक, लेकिन पूर्वी भारत में मौसम बदलेगा, दक्षिणी भारत में मौसम में बदलाव होगा। तो केवल दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत के लोग ही इस वीडियो को ज़्यादा देखें, बाकी लोग मत देखें, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। बंगाल की खाड़ी में हल्का लो प्रेशर एरिया आज से ही बन जाएगा। आने वाले 24 से 48 घंटों में एक बंगाल की खाड़ी में गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो जाएगा। 20 नवंबर को बरसात की संभावनाएं दक्षिणी भारत में है। इसमें केरल में, तमिलनाडु में, अंडमान और निकोबार द्वीप में और लक्षद्वीप में बरसात की संभावना है, क्योंकि लो प्रेशर दक्षिणी भारत और माफी चाहूँगा, दक्षिणी भारत नहीं, ये बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। और ये लो प्रेशर आगे जाकर मजबूत बनेगा और हो सकता है कि चक्रवाती तूफान भी बने, और चक्रवाती तूफान पूर्वी भारत की तरफ भी जा सकता है। संभावना के मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको। 21 नवंबर को संभावना ये है, आप देखते जाएं, ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा मैं। 22 नवंबर को संभावना है कि दक्षिणी भारत में पूरे के पूरे राज्यों में बरसात होना शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ उड़ीसा को छोड़कर बाकी इलाकों पर बरसात की संभावना दक्षिणी भारत में रहेगी। और 23 नवंबर को ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन में ये सिस्टम बन जाएगा, और ये सिस्टम बनता बनता आगे जाकर मजबूत होता जाएगा और साइक्लोन तो बन सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि इसकी ये डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन बन सकता है। अगर इसकी सक्रियता ज़्यादा रहती है, यानी समुद्र में ज़्यादा देर तक रहता है, तो साइक्लोन भी विकसित हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बनेगा तो यहाँ से होता हुआ ये इस प्रकार से जा सकता है। अभी संकेत देने लगे हैं वेदर मॉडल कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों की तरफ ये लैंडफॉल कर सकता है। हो सकता है कि पश्चिमी बंगाल की तरफ भी जाए, अभी पता नहीं है इसके ट्रैक का। जैसे ही मेरे को पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। जो 24 नवंबर को बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठने वाला चक्रवाती सिस्टम काफ़ी गहरा जाएगा। 24 नवंबर को संभावना ये है। और 25 नवंबर को देखेंगे तो देख लो कितनी ज़्यादा बरसात की संभावनाएं। और यहीं पर सिस्टम होगा, या तो बनेगा ये चक्रवाती तूफान, या फिर डीप डिप्रेशन तो बन ही जाएगा। चक्रवाती तूफान भी बनेगा और उससे ज़्यादा इंटेंसिफाई भी हो सकता है। संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। और दक्षिण पूर्वी भारत के तटीय इलाके ना, यहाँ पर काफ़ी खतरा मंडरा रहा है कि साइक्लोन आ सकता है। और नवंबर माह के अंतिम दिनों में ये साइक्लोन आने की संभावना है। और 26 नवंबर को संभावना ये है। और 27 नवंबर को देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल तक बरसात होगी। यानी बरसात की संभावनाएं यहाँ तक रहेगी। और इस साइक्लोन की वजह से ऐसे लग रहा है कि लगभग आधे से ज़्यादा भारत के क्षेत्रों में बादल जरूर आ सकते हैं, लेकिन बरसात केवल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। और आपको दिखाऊं, 28 नवंबर को उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना, यानी पूर्वी भारत में यह सिस्टम आ सकता है। अभी संकेत देने लगे हैं वेदर मॉडल, तो इसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगा कि इसका ट्रैक किस प्रकार से रहेगा। लेकिन फिलहाल दिखा रहे हैं कि यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनते हुए ये सिस्टम सीधे उत्तर दिशा की तरफ मूव करेगा। उत्तर दिशा की मूव करता करता ये सिस्टम थोड़ा सा उत्तर पूर्वी दिशा में आ सकता है, तो उड़ीसा उड़ीसा को हिट कर सकता है। और पहले दिखाई दे रहा कि आंध्र प्रदेश से हिट करेगा कल वाले वीडियो में, लेकिन अब उड़ीसा की तरफ दिखा रहा है। और ये भी हो सकता है कि यह सिस्टम भारत के काफ़ी करीब से होता हुआ रिकवर करता हुआ म्यांमार की तरफ भी चला जाए, लेकिन बंगाल की खाड़ी के अंदर ख़त्म नहीं होगा यह सिस्टम। अरब सागर में तो अक्सर सिस्टम बनकर अरब सागर के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में नहीं होगा। बंगाल की खाड़ी में इससे उल्टा होता है। बंगाल की खाड़ी में क्यों नहीं होता है मैं बताऊँ। जब सिस्टम बनता है तो वो कमज़ोर नहीं होता है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसकी वजह भी मैं बता देता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पर सिस्टम बनेगा, मान लो इस जगह पर, मैं मानकर चलता हूँ कि इस जगह पर सिस्टम बनता है, हवाएं इस प्रकार से घुमाएगा, ये हवाएं घूम रही है, मान लो इस प्रकार से, ये मैं आपको दर्शा रहा हूँ, इस प्रकार की हवाएं आ रही है हवाएं इस प्रकार से आ रही है। बड़े दायरे में चलेंगे तो इस प्रकार से ये हवाएं आने लगेगी।
यानी अरब सागर भी इसमें सपोर्ट करने लगता है। और बंगाल की खाड़ी का तो सपोर्ट होता ही होता है बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम का, लेकिन हिंद महासागर भी फिर सपोर्ट करने लगता है। हिंद महासागर की तरफ से हवाएं भी आने लगती हैं और दक्षिणी चीन सागर भी अपनी हवाएं यहाँ पर भेजने लगता है। इसलिए बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम स्ट्रोंग होते हैं या ताकतवर ज़्यादा होते हैं, और अरब सागर में बनने वाले सिस्टम कम ताकतवर होते हैं। इसका भी मैं कारण बताता हूँ। अरब सागर में जो सिस्टम बनते हैं, मान लो अरब सागर के मध्य इलाकों के आसपास सिस्टम बनता है। अभी यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका का मैप नहीं है तो आपको अच्छे तरीके से समझा पता, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मान लो सिस्टम बना, हवाएं आएगी, हवाएं जिस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में घूम रही थी वैसे ही हवाएं यहाँ पर घूमेगी, घूम रही है ये हवाएं। जैसे जैसे सिस्टम ये उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, इसमें शुष्क हवाएं ऐड होगी, लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी बंगाल की खाड़ी भी सपोर्ट करेगी, हिंद महासागर भी सपोर्ट करेगा, लेकिन ज़्यादा अधिक सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं कर पाएंगे। इसका कारण ये है कि इधर दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है, यानी लैंड रीजन है, इसकी वजह से वहाँ पर समुद्र भी नहीं है ज़्यादा बड़ा, और वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और उत्तर और पश्चिमी दोनों साइड से शुष्क हवाएं इसमें एंटर करती है अरब सागर में बनने वाले सिस्टम में, तो जिसकी वजह से अरब सागर में बनने वाला सिस्टम काफ़ी जल्दी जल्दी कमज़ोर पड़ता है, और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ता, जब वो भारत के ऊपर लैंडफॉल करता है ना तब कमज़ोर पड़ता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।